Hello students, today we will be doing the chapter Ranga's Marriage by Masti Venkatesh Iyengar. This story is set up in the village called Hoshahalli and the narrator of the story is Shyama. He first tells the geographical location of this village called Hoshahalli which was in Mysore. This place was famous for its raw mangoes and the pamara leaves on which food could be served. The story revolves around the main called Ranga. He was the son of a village accountant who happened to be the first person to send his son out for higher studies. Ranga went to Bengaluru, and when he returned after 6 months, his homecoming was a big event. In those days, English was considered to be a main thing, a language which was not mastered by everyone, and it was in the hearts and minds of the people. So the villagers thought that Ranga had gone to a place called Bengaluru and he might be a very different kind of person. And the whole village gathers outside his home when he visits back. When he comes out of his house, all the villagers they are amazed that he's the same person in his look with his two eyes, nose, and 2 ears. One village woman goes close to Ranga and checks the Janeyu which he was going before he left for Bengaluru. And when she feels that Janeyu with her hand, she is satisfied and she believes the boy has not lost his culture. And just then the whole crowd starts melting away because they have a faith that Ranga has not changed at all. The narrator stood there, and after some time, when Ranga notices him, he goes close and he touches his feet. This thing impresses the narrator very much, and he has a feeling that this boy must be married now. He should settle down, and this would be in the favor of the society and his family at large. नरेटर के मन में आता है कि ये बहुत ही शालीन लड़का है और इसकी शादी कराई जानी चाहिए। शाम को वो कुछ संतरे लेकर रंगा के घर पर पहुंचते हैं और बातों बातों में रंगा से पूछते हैं कि तुम्हारा शादी को लेकर क्या विचार है। रंगा कहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता और अभी शादी करने का मेरा कोई विचार नहीं है। इस बात से नरेटर श्यामा को बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि उनके मन में रामा राव की बेटी का विचार था। रामा राव की भतीजी जो उनके घर पर रहती थी, जिसके पेरेंट्स नहीं थे, वो 11 साल की एक सुशील कन्या थी। अब उनका जो प्लान है उस लड़की की शादी कराने का रंगा के साथ, वो वहीं पर फेल हो जाता है। रंगा कहते हैं जब किसी की शादी हो तो वो एक हम उम्र के इंसान के साथ होनी चाहिए ताकि एक मैच्योरिटी लेवल उसमें बना रहे। लड़की जो है एजुकेटेड भी होनी चाहिए, ऐसा रंगा बताते हैं। लेकिन श्यामा उस दिन ये बात दृढ़ संकल्प करते हुए मन में लेके जाते हैं कि वो रंगा की शादी जरूर कराएंगे। इसके लिए वो एक शास्त्री के पास जाते हैं। शास्त्री एक एस्ट्रोलॉजर है और उसको ट्यूटर करके आते हैं कि वो जब रंगा को साथ लाए तो उन्हें कुछ बातों का मेंशन करना है या किस तरह से उनके आगे बात रखनी है। वो दोबारा से रंगा के पास जाते हैं। वो एक विजिट प्लान करते हैं रत्ना का। रत्ना रामा राव की भतीजी का नाम है। उसे हारमोनियम और वीणा बजाना आता है, उसकी बहुत मधुर आवाज है। वो उसे बटर मिल्क लेने के बहाने अपने घर पर बुलवाते हैं और वहीं पर उसे कहते हैं कि तुम एक गाना सुना दो। वो गाना गाने लगती है और बहुत ही मीठी आवाज में गाना गा रही होती है। इतने में रंगा की एंट्री होती है। रत्ना ने उस दिन साड़ी पहनी हुई है और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। रत्ना की मीठी आवाज सुनकर रंगा गेट पर ही रुक जाते हैं। रत्ना किसी की परछाई देखती है और समझ जाती है कि कोई छुपकर उसका गाना सुन रहा है। वो हेसिटेट करती है, वही गाना बंद कर देती है। रंगा इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड है रत्ना की आवाज़ को सुनकर कि वो एक नज़र उससे हटा ही नहीं पाते।
वो वही देख रहे हैं। रत्ना शर्मा जाती है, अंदर चली जाती है। रंगा श्यामा से पूछते हैं ये लड़की कौन है। श्यामा मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की रामा राव की भतीजी है और इसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। रंगा को ये बात सुनते ही बहुत दुख पहुंचता है और ये बात उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। श्यामा जानते हैं कि वो मौके का कैसे फायदा उठाएंगे। वो रंगा को शास्त्री जी के पास लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि रंगा बहुत परेशान है, आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस को स्टडी करके बताइए कि इसकी परेशानी क्या है। शास्त्री अपनी पोथी निकालते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और कहते हैं कि ये किसी लड़की को लेकर बहुत परेशान है। इसके आगे बात चलाते हुए श्यामा कहते हैं कि वो कौन है, क्या इसके बारे में विस्तृत रूप से आप बताएंगे। फर्दर अपनी बुक्स को स्टडी करते हुए वो हिंट देते हैं शास्त्री जी कि इस लड़की का नाम या राशि किसी समुद्र की चीज से रखती है, इसका संबंध किसी सी से रिलेटेड चीज से है। वो पक्षी हो सकता है, मॉस हो सकता है या कोई रत्न हो सकता है। अब जैसे ही शास्त्री जी कहते हैं कि कोई रत्न हो सकता है, श्यामा इस बात को पकड़ लेते हैं और कहते हैं रत्ना, यही नाम है उस लड़की का जो रामा राव की भतीजी है। रंगा की आइज में कुछ एक्साइटमेंट को वो नोटिस करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं इस लड़की की तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है। रंगा का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक रोस्टेड ब्रिंजल की तरह हो जाता है, एक भुने हुए बैंगन की तरह हो जाता है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं कि स्टार्स फेवर कर रहे हैं उस लड़की के लिए, लेकिन वो लड़की ऑलरेडी मैरिड है। दोनों वहां से आ जाते हैं। they were passing through the gate of the girl called Ratna and she was standing out. श्यामा अंदर जाते हैं, कुछ बातचीत करके आते हैं और बाहर आकर रंगा को बताते हैं कि इस लड़की की शादी नहीं हुई है। रंगा के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत खिल जाते हैं। उसकी आईज में उन्हें वही चमक देखने को मिलती है जो वो चाहते थे। श्यामा चाहते थे कि रंगा अपने मुंह से कहे कि वो रत्ना से शादी करना चाहता है। श्यामा का प्लान बहुत हद तक सक्सेसफुल होता है और रंगा कन्फेस कर लेते हैं दैट ही वांट्स टू मैरी द गर्ल रत्ना। दोनों की शादी होती है और सक्सेसफुल होती है। उनके पास 3 इयर्स का सन है और उसी का 3rd बर्थडे है, उसका सेलिब्रेशन होना है, जिस पर उन्होंने इनवाइट किया है श्यामा को, नरेटर को। और वहां पर उस दिन श्यामा को पता चलता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी श्यामा रखा है। दे हैव केप्ट द नेम ऑफ देयर सन श्यामा इन रिस्पेक्ट ऑफ द नरेटर श्यामा, with whose help the marriage could take place. And that very day the narrator comes to know that they are expecting their second baby. तो ये पूरा जो चैप्टर है ये रिवॉल्व करता है एक कन्फ्लिक्ट में, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में। ट्रेडिशन कहता है अरेंज मैरिज। सो द क्वेश्चन अराइजेस, आर अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल इन टुडेज टाइम? अगर हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, these days youngsters go with their own choices. So which choice is better? Because if something is being imposed, अगर हम इसको आज के सिनारियो में देखते हैं, if something is being imposed on children, the things end up the other way. So यहाँ पे conflict आया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। We see in the chapter that the Shastri had been manipulated. He had been well tutored by the narrator. So should we believe in stars or it is something fake? Because ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो सोसाइटी में लोगों को मिसलीड करते हैं। They even rob them of hundreds or thousands of rupees, just telling them, just making them believe something blindfoldedly. So here a conflict is there, that does astrology actually make sense or does it play a role in misleading people? So ये भी एक इश्यू है जो इस चैप्टर से अराइज होता है। फिर हम बात करते हैं श्यामा द नरेटर की, जो कि अपनी
आप कह सकते हैं कि अपने टाउन से, अपने विलेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने चैप्टर को स्टार्ट किया है वो बहुत ही बारीकी के साथ हमें अपनी प्लेस को डिस्क्राइब करके बताते हैं. ही टॉक्स अबाउट द क्रीपर्स, द पॉन्ड्स, द ट्रीज, जिस जो कि उस प्लेस की ब्यूटी को, सिर्फ जियोग्राफिकल ब्यूटी को ही नहीं बढ़ाते, वो हमें वहाँ की अंदर की, वहाँ पे उस चीज़ को की रूटेड जो ब्यूटी है उससे भी अवगत कराते हैं. ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ द डेलिकेसीज विच आर फेमस देयर. और एंड में वो हमें इनवाइट भी करते हैं दैट इफ यू एवर हैपन टू कम टू होशाली, जस्ट मेक हिम अ कॉल. सो he loves his place very much, and this is how he begins the chapter by geographically introducing us with the place Hoshahali. Then he tells that at that time, और इसी स्टोरी में एक बात बीच में इंसिडेंट कोट किया गया है जिसमें ये बताया गया कि रंगा ने एक बार कुछ परचेज किया और उसके लिए उसे एक वेंडर को, जो कि एक फीमेल थी, ओल्ड वुमन थी, उसको मनी पे करना था. उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया. उन्होंने कहा चेंज नहीं है, इंग्लिश में बोल दिया. एंड दिस थिंग अनॉयड दैट ओल्ड वुमन एंड शी स्प्रेड स्टोरीज इन द होल विलेज. कि रंगा ने उन्हें कुछ कह दिया which was annoying for her. And when actually the word reaches to the narrator Shyama, he goes to Ranga, he goes to his place, inquires about the matter, and he finds out that this was a language barrier. रंगा ने क्योंकि चेंज वर्ड, इंग्लिश वर्ड को यूज किया और वो लोकल वुमन को समझ में नहीं आया, तो उससे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी क्रिएट होता है. और जब भीड़ उनके घर पर आती है ये इंश्योर करने कि रंगा कहीं अपने वैल्यूज को तो नहीं भूल गए, कि वो इंग्लिश सीख कर आए हैं. सो हियर बायस टुवर्ड्स द लैंग्वेज हैज आल्सो बीन हाईलाइटेड, दैट इफ वन लर्न्स अ फॉरेन टंग, one's personality gets changed. But in this chapter it was not so. Ranga, in his physical appearance and his values, he did not change at all. Yes, we can say that there is a diversity of thought, or you can say he is an educated guy and he has got his own thinking. So he wishes to go with his own plans and he has his own vision for marriage. But later on that also fades away when he sees the girl, he falls in love with her, though it's a big age gap. So चाइल्डहुड मैरिज के कॉन्सेप्ट को भी कहीं यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, बिकॉज द गर्ल टू whom he is ultimately married is just 11-year-old. In old times, child marriages were taking place and girls used to be married at a very early age. So that thing also somewhere has been highlighted in the chapter. So overall, this chapter, when it talks about Ranga's marriage, how it took place and what all issues are arising, makes it ultimately a very interesting one. So I hope students you have understood the chapter. Thank you. Students, let's do some key words of this chapter, Ranga's marriage. To begin with, the first word is rambling, meaning wandering. Glowingly, with great pride. Next word is flea pestered, which means troubled by insects. Muttering, meaning grumble. Geneva, a sacred thread worn by Brahmins. Peeped, looked closely at. Abruptly, meaning suddenly. Savoring, relishing. Glanced, looked at momentarily. Distressed, pained. Next word is shriveled, which means in a dried up state. Next word is paraphernalia, meaning accessories. Pleasantries. This means light conversation. Marvelous, grand. Threshold, meaning doorstep. Next word is tutored, instructed.
Next word is troupe, which means company of performers. Now we will be doing some questions based on this chapter. Your first question is, where is Hosha Ali? Why does the author talk about it with great enthusiasm? Now, students, if you remember, when the chapter began, the author introduced us with his place Hoshahalli, which is in Mysore, and this is also the birthplace of the author. So he talks about it with great enthusiasm. In fact, he just introduces us in a very lively manner. Your next question is, why does the narrator call the Indians a flock of sheep? Now, you have seen there is a tendency among Indians especially. Whatever one person does, the crowd follows. So, same thing is reflected somewhere here in the chapter, and it was when this one, your accountant's sons, Ranga, he had come back, everyone gathered around his place to just have a glimpse of Ranga. What does he look like, or is there any change in him or not? So you need to mention in your answers when this thing was observed by the author. Next question is, why do you think the author refers to raw mangoes and creeper leaves? Now this was when he was introducing us to his place, Hoshahalli. He talked about raw mangoes and creeper leaves. Again, this was a way to make us have a lively feel of his native place. So, he is talking about that. You can mention what was the significance of raw mangoes and creeper leaves. Your next question is, why does the narrator refer to the black hole of Calcutta? Again, in your answer, you will talk about when did the author talk about this black hole of Calcutta in the chapter and what is the relevance to that event. Question number 5. Why does the narrator tell Ranga that the girl was married a year ago? Now, this is the most humorous part in the story. When the author, he had studied Ranga's expressions, he had come to know that thing, that he has liked the girl, but he wants the boy to say himself that he has got some affection in his heart of hearts for the girl. So he told him that the girl was married a year ago. In this you will also cover your answer like this, because Ranga had said that he will not go for an arranged marriage. That is why the author tries to take advantage of this moment. The next question is, why were people surprised to see Ranga after his homecoming? So, you all know in the chapter his homecoming was a big event. Why was that a big event? And what was the thing that amazed people? Write that. Next question is in the form of a statement first. There was a surprise on Ranga's face and some happiness. What do you think caused these feelings? So first tell when did this happen and why did it happen? That you have to answer after reading the chapter. Why was Ranga not in a hurry to find a bride for himself? Now, the author was keen to make the boy settle because he wanted Ratna to get married to this boy. But Ranga was in no hurry to marry. What was the reason? You have to write that. Next question is, there is greater truth in the Shastra than we imagine. Who said this and why? This statement comes at the end of the chapter. When did it come and who said this? In what context? That you are going to reply here. Your next and the last question is, why did Ranga name his child Shyama? Because the name we have been introduced of the author was Shyama. And here, when he goes to Ranga's place, he is surprised to come to know that the elder child of Ranga
has been named Shyama. What was the reason? Just keep imagining and just keep thinking what is the exact reason behind this. With this, we come to an end to this chapter, and it is with this question where our lesson Ranga's marriage ends. If you have any doubt, feel free to contact, and be careful, take care, stay healthy, be positive. Thank you.